हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा। एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की जो क्लास रहेगी उसके लिए मैं कल शाम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, सुबह से भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और बस आज की क्लास को वन ऑफ द बेस्ट क्लास बनाना है। क्योंकि अगर आज की क्लास आपको एकदम बेसिक से समझ में आई तो आपको पूरा का पूरा कमांड आ जाएगा चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं सुबह से इसके लिए एक्साइटेड हूं कि मुझे ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास लेनी है। और इसमें आपका पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए। आप पूरा का पूरा फोकस करेंगे, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं आज का लेक्चर, स्लोली स्लोली लेके चलूंगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए आज की क्लास जो है एक प्रतिष्ठा का सवाल है। बहुत अच्छे से मुझे ये क्लास लेनी है और आप बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। तो क्या हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। धीरे धीरे लेके चलूंगा क्लास, धीरे धीरे क्लास लेके चलूंगा। ये आपने पढ़ लिया होगा वार्निंग, क्योंकि ये चैप्टर इस तरीके से है, हम बच्चे को एकदम से एनसीईआरटी नहीं खुलवा सकते। और कल मैं खुद यहां एनसीईआरटी खोलूंगा, कल मैं बोर्ड पर खुद एनसीईआरटी खोलूंगा और आपको वर्ड टू वर्ड प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने परमिशन मेरे को दे दी है। बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी थी कल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन। ठीक है, ये चीज आपने कल पढ़ी थी। आपने जीन के बारे में भी पढ़ा था। बच्चों, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड धागा है जिसको आप बोलते हैं डीएनए। उस डीएनए में कोई पर्टिकुलर छोटा सा डीएनए जो कोई प्रोटीन बना सकता है या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर लेके जा सकता है, उस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डीएनए को बोलते हैं जीन। तो मुझसे मेरे बच्चे में जो कैरेक्टर गए वो मेरे स्पर्म के थ्रू जो डीएनए गया, उस डीएनए में कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे डीएनए जो कैरेक्टर कैरी करते हैं उन्हीं को जीन बोलते हैं। मतलब पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं कहलाता। डीएनए का सिर्फ वही पार्ट जो कैरेक्टर कैरी कर सकता है या प्रोटीन बना सकता है, उसी को आप बोलते हैं जीन। एक आदमी का स्किन कलर एक कैरेक्टर है, बट मैं वेरी लाइट हो सकता हूं, मैं लाइट हो सकता हूं, मैं डार्क हो सकता हूं, मैं वेरी डार्क हो सकता हूं। ये ट्रेट है। तो कैरेक्टर के अंदर होती हैं ट्रेट, कैरेक्टर के अंदर होती हैं ट्रेट। अगर मैंने किसी को गुलाब दिया तो गुलाब का कलर कैरेक्टर है, बट गुलाब में जो पेटल्स का कलर है वो येलो हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो व्हाइट हो सकता है। ये है ट्रेट। प्लांट की जो हाइट है ये कैरेक्टर है, बट प्लांट टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ये है ट्रेट। अब क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और नेक्स्ट 35 मिनट जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट हैं। पूरा फोकस करिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है हेरिडिटी। बोला हेरिडिटी क्या होता है? मैंने कहा कि हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये कल भी बताया था, अब सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग।
मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं, बिल्कुल फोकस करिएगा, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे खो जाने देना चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं इसको बोलते हैं हेरिडिटी। बट मेरे बच्चे में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो ना मुझ में है ना मेरी वाइफ के अंदर है। तो मेरे बच्चे में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरे में भी नहीं है और मेरी वाइफ में भी नहीं है, उनको बोलते हैं डिफरेंसेस, और उन डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएशन, उन डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएशन। अभी यार चैट बॉक्स में तुम ये लिखोगे, लिखना है या नहीं लिखना है, अरे यार समझने की कोशिश करो यार, नहीं निकलेगा नीट नहीं तो, ठीक है। वेरिएशन सब बता दूंगा क्या करना है, अभी शांत रहे एकदम समझ। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंसेस the differences shown by offspring, the differences shown by offspring with the parent। तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट में तो हैं बट ऑफस्प्रिंग में नहीं है, या मैं आपसे कहूं कुछ ऐसे कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में हैं बट पेरेंट में नहीं है, ऐसे चीजों को आप बोलते हैं वेरिएशन। और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड जेनेटिक्स। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को आप बोलते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मैंने आपको कल बताया था कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, बाय विच जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जिस प्रोसेस से ट्रांसमिट करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स आप बोलते हैं मेंडल को। मेंडल साहब जो हैं उनको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। टर्म जेनेटिक्स टर्म जो है इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये एक साहब ने दी थी जिसको बोलते हैं बेटसन, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आपसे मॉडर्न जेनेटिक्स कोई नहीं पूछेगा, आप सिंपल याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन है, टर्म जेनेटिक्स बेटसन ने दी थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी। हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर का मिलना जो ना मम्मी में होते हैं ना पापा में होते हैं। तो जो डिग्री, जो डिफरेंसेस ऑफस्प्रिंग शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट, उसको बोलते हैं वेरिएशन। और इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। इसके बाद मैंने कल आपको जीन के बारे में बताया था। अभी मैं स्लाइड को टर्न कर रहा हूं, आपको लिखने का मौका दूंगा बट थोड़ी देर में दूंगा। अभी मैं इस स्लाइड को टर्न कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। ये स्लाइड है आज की जान, नेक्स्ट 20 मिनट्स मुझे दे दो। बोला एलील क्या होता है, लेट मी फोकस, ठीक है। बोला एलील क्या होता है, पूरा का पूरा ध्यान से समझना। एलील क्या होता है? मैंने बोला एलील का मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म।
तो इसका मतलब एक जीन की टोटल कितनी फॉर्म हो गई? 2 फॉर्म हो गई। एक जीन की टोटल कितनी फॉर्म हो गई? एक जीन की टोटल कितनी फॉर्म हो गई? 2 फॉर्म हो गई। एलील का मतलब है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है जो मैंने आपको कल बताया था। क्योंकि क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, मतलब क्रोमोसोम पेयर में दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम के अंदर येलो कलर से डीएनए दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। मेरे पास एक जीन है, बिल्कुल सही है। इस जीन की 2 फॉर्म, इस जीन की 2 फॉर्म, एक फॉर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक फॉर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी से, एक फॉर्म को मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी से, और दूसरी फॉर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल टी से। ध्यान रखिएगा, एक जीन की एक फॉर्म को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, उसी जीन की दूसरी फॉर्म को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। पूरा फोकस करिएगा, एक जीन की एक फॉर्म को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से और एक फॉर्म को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। एक जीन की 2 फॉर्म, यह है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं 1 फॉर्म ऑफ जीन। और ये जो व्हाइट वाला है, इसको मैं बोल रहा हूं 1 फॉर्म ऑफ जीन, 1 फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन की कितनी फॉर्म दिखी? जीन की 2 फॉर्म दिखी। एक फॉर्म को कैपिटल टी बोला, दूसरी फॉर्म को स्मॉल टी बोला। पूरा फोकस करना, 5 मिनट में पूरा समझ में आएगा। एक जीन की 2 फॉर्म, एक फॉर्म को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, दूसरी को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। इस क्रोमोसोम में जो येलो वाली चीज है वो डीएनए है, और इस डीएनए में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं जीन बोल रहा हूं, और ये जीन की एक फॉर्म है। इसी जीन की एक और फॉर्म है जो दूसरे क्रोमोसोम पर है। तो एक फॉर्म को कैपिटल टी बोला, एक फॉर्म को स्मॉल टी बोला। एक जीन की 2 फॉर्म है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को एलील बोलते हैं। तो एक जीन में 2 एलील हो गए। और हम ये भी कह सकते हैं, एक जीन की 2 फॉर्म, एक फॉर्म को कैपिटल टी बोला, दूसरे को स्मॉल टी बोला। क्रोमोसोम में डीएनए में एक पर्टिकुलर डीएनए, उस पर्टिकुलर डीएनए को मैं जीन बोलता हूं, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं कैपिटल टी से। इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, उसमें पर्टिकुलर डीएनए जिसको मैं जीन बोलता हूं, उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं स्मॉल टी से। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो आपके एलील हैं। तो आप मुझे बताइए, ये ग्रीन कलर का डॉट और व्हाइट कलर के डॉट को क्या मैं जीन बोल सकता हूं? क्या मैं ग्रीन कलर के डॉट और व्हाइट कलर के डॉट, डीएनए में, पूरे डीएनए में ग्रीन कलर वाला डीएनए, पूरे डीएनए में व्हाइट कलर वाला डीएनए, क्या मैं इन दोनों डीएनए के पर्टिकुलर डीएनए को जीन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको जीन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको जीन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको और इसको दोनों को जीन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। कितने जीन हैं? कितने जीन हैं? 2 जीन हैं। कितने जीन हैं? 2 जीन हैं। ये दोनों एक ही जीन की कितनी फॉर्म? एक जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म। इसका मतलब एक जीन की कितनी फॉर्म हो गई? 2 फॉर्म हो गई। एक जीन की 2 फॉर्म हो गई, और ये दोनों जीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एलील कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एलील कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटर ये कहेंगे कि 2 जीन ही अपने आप में 2 एलील हैं। 2 जीन ही अपने आप में 2 एलील हैं।
दो जीन ही अपने आप में दो एलील हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है एक जीन की दो फॉर्म। एक जीन की दो फॉर्म होती है, एक जीन को या तो मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, या एक जीन की जो दूसरी फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। एक फॉर्म एक क्रोमोसोम पे होगी, दूसरी फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम पर होगी, दोनों ही फॉर्म एक क्रोमोसोम पे नहीं होती। एक जीन की एक फॉर्म एक क्रोमोसोम पर, एक जीन की दूसरी फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम पर, लेकिन पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है। इस क्रोमोसोम में डीएनए का ये वाला डीएनए, इस क्रोमोसोम में डीएनए का ये वाला डीएनए, मतलब जो एलील्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो आपकी सेम होती है, एलील की पोजीशन सेम होती है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, मैं 15 मिनट लगाऊंगा इस पे, 15 मिनट लगाऊंगा, फिर से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा अच्छे से। जीन कितना है? एक। इस जीन की कितनी फॉर्म है? इस जीन की दो फॉर्म है, इस जीन की दो फॉर्म है। ये वाला फोन इस क्रोमोसोम पे रखा है और ये ओपो वाला फोन इस क्रोमोसोम पे रखा है। तो भैया ये एक ही जीन की दो फॉर्म है, ये एक ही जीन की दो फॉर्म है। तो एक जीन कैपिटल टी की फॉर्म में आया, वही जीन की एक और फॉर्म है जो स्मॉल टी की फॉर्म में आई। तो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? इस क्रोमोसोम का डीएनए का ये पर्टिकुलर डीएनए जिसको मैं जीन बोलता हूं उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। इस क्रोमोसोम का डीएनए का ये पर्टिकुलर डीएनए जिसको मैं जीन बोलता हूं इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। बट ये दोनों फॉर्म एक ही जीन की है, बट ये दोनों फॉर्म एक ही जीन की है। एक जीन की दो फॉर्म अपने आप में, ये दोनों फॉर्म अपने आप में एक दूसरे के कहलाते हैं एलील। तो पैटर्न ये हुआ, लोग कहते हैं वन जीन टू एलील, मैं ये कहता हूं कि दो एलील ही अपने आप में दो जीन है। मैं ये कहता हूं कि दो एलील ही अपने आप में दो जीन है। अरे दो एलील ही अपने आप में दो जीन है, दो एलील ही अपने आप में दो जीन है, बट ये दोनों एलील एक जीन की फॉर्म है। एक जीन कैपिटल टी की फॉर्म में आया, वही जीन स्मॉल टी की फॉर्म में आया। तो जीन भी दो हो गए, दो जीन हो गए, दो एलील हो गए। फिर से समझिएगा, मैं ये कहता हूं कि दो जीन अपने आप में दो एलील है। एक जीन कैपिटल टी की फॉर्म में आया तो क्रोमोसोम के डीएनए का ये पर्टिकुलर डीएनए को मैं जीन बोलता हूं और इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी है। इस क्रोमोसोम के डीएनए का ये पर्टिकुलर जीन, इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल टी है। कितने जीन हो गए? दो जीन हो गए। तो एक जीन की एक फॉर्म कैपिटल टी, उसी जीन की दूसरी फॉर्म स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो एलील हो गए। दो जीन दो एलील, दो जीन दो एलील, बट पढ़ाया जाता है एक जीन दो एलील। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। पक्का समझ में आया ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की क्लास, बहुत अच्छे से लेना है। तो आप मुझे ये बताइए, बोथ फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, दोनों जहां प्रेजेंट हैं इन पोजीशन को बोलते हैं लोकस। तो जीन्स की दोनों फॉर्म ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, तो एक जीन की दो फॉर्म हो गई। तो आप देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑटो पावर ऑफ, ऑटो पावर ऑफ, चार्जिंग मेन, ऑटो पावर ऑफ, ये ठीक है, ये ठीक है। प्रेस एनी की टू कैंसिल, 1 मिनट 18 सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ आ गई, वॉइस आ गई। वो मैंने माइक बंद किया था, माइक बंद किया था, माइक बंद किया था, माइक बंद किया था, अरे माइक बंद किया था, देखो यहां पर। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई। एक जीन की दो फॉर्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एलील कहलाती है। क्रोमोसोम के डीएनए का ये पर्टिकुलर डीएनए एक तरह का जीन है। तो ये जीन की एक फॉर्म हुई और ये जीन की दूसरी फॉर्म हुई। तो एक जीन की दो फॉर्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहलाती है एलील। बोथ फॉर्म ऑफ जीन, both form of gene, capital T small t, both form of gene present on same locus। locus का मतलब होता है पोजीशन। इस क्रोमोसोम पर अगर कैपिटल टी यहां है तो इस क्रोमोसोम पे स्मॉल टी यहां है। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? क्रोमोसोम पेयर में है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। जीन पेयर में हो गए, जीन इस तरीके से तो जीन भी पेयर में हो गए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एलील पेयर में हो गए, एलील पेयर में हो गए। तो यहां पर जो कंडीशन है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पर है, स्मॉल टी दूसरे पे है, एलील पेयर में हो गए। और मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर बोला था, मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर बोला था, मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर बोला था। इसका मतलब फैक्टर भी पेयर में हो गए। इसका मतलब जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ दीज, वो आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दिस। मैं अभी आपको सब बताऊंगा, कैपिटल टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी का मतलब क्या है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो आप यहां पर देखिए, क्रोमोसोम पेयर में है, एलील पेयर में है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने एलील हो गए? दो। दो एलील अपने आप में कितने जीन हैं? दो। तो जीन पेयर में, क्रोमोसोम पेयर में, एलील पेयर में। और जीन को मेंडल ने बोला था फैक्टर। इसका मतलब फैक्टर भी पेयर में, क्योंकि फैक्टर और जीन एक ही चीज है। इसका मतलब आंसर गया ऑल ऑफ दीज। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए ध्यान से। एक जीन की एक फॉर्म कैपिटल टी, एक जीन की दूसरी फॉर्म भी कैपिटल टी। यहां पर जीन की दोनों फॉर्म सेम है, यहां पर जीन की दोनों फॉर्म डिफरेंट है, यहां पर जीन की दोनों फॉर्म सेम है। मतलब आपका ये हो गया कैपिटल टी और ये भी हो गया कैपिटल टी। तो यहां आपका आया कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक जीन की दोनों फॉर्म सेम भी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? एक जीन की एक फॉर्म स्मॉल टी हो सकती है और दूसरी फॉर्म स्मॉल टी हो सकती है। तो इसको मैंने बोला स्मॉल टी और इसको मैंने बोला स्मॉल टी। तो यहां कंडीशन आई स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो एक जीन की दोनों फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, एक जीन की दोनों फॉर्म सेम हो सकती है, एक जीन की दोनों फॉर्म सेम हो सकती है, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर एक जीन की दोनों फॉर्म अलग अलग है तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं हेट्रोजाइगस। इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। और इस कंडीशन को बोलते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर एक एलील है, दूसरे पे डिफरेंट एलील है, तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अगर दोनों एलील सेम हैं, जीन की दोनों फॉर्म सेम है, आप इसको होमोजाइगस बोलते हैं। अगर जीन की दोनों फॉर्म सेम है, इसको भी होमोजाइगस बोलते हैं। इसका मतलब होमोजाइगस के केस में एलील आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, लिख के बताइए। होमोजाइगस कंडीशन में एलील आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल?
होमोजाइगस कंडीशन में एलील, बोथ एलील आर आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, लिख के बताइए। दोनों के दोनों एलील होमोजाइगस कंडीशन में आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर आपके जो एलील होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आपके जो एलील होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो ये आपका कैसा एलील है? ये आपके आइडेंटिकल एलील हैं, ये आपके आइडेंटिकल एलील हैं, बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल एलील हैं। और ये आपका कैसा है? ये आपका नॉन आइडेंटिकल है, ये आपका नॉन आइडेंटिकल है, ये आपका नॉन आइडेंटिकल। फिर से समझिएगा, मेरे को 5 मिनट और लगाने दो, मेरा मन है, तुम्हें समझ में आ गया, फिर भी मेरा मन है, मुझे 5 मिनट और लगाने दो। मेरे पास एक जीन है, उस जीन की 2 फॉर्म है, एक फोन ये रहा, एक फोन ये रहा। तो एक जीन की 2 फॉर्म है, एक जीन की 2 फॉर्म है, एक जीन की 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म अलग अलग हैं। तो एक जीन की कितनी फॉर्म हुई? 2। तो एक फॉर्म इस पर है, इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और यहां पर पर्टिकुलर जीन को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। तो ये कितनी फॉर्म हो गई जीन की? ये एक जीन की 2 फॉर्म हो गई। एक जीन कैपिटल टी की फॉर्म में आ सकता है, वही जीन स्मॉल टी की फॉर्म में आ सकता है। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपस में 2 एलील हैं। इसका मतलब 2 एलील मतलब 2 जीन, 2 एलील मतलब 2 जीन। बट ये दोनों एलील एक ही जीन की फॉर्म है, 2 एलील अपने आप में 2 जीन है, बट ये 2 एलील एक ही जीन की 2 फॉर्म है। 2 एलील अपने आप में 2 जीन है, बट ये दोनों एलील एक ही जीन की फॉर्म है, और इन दोनों की पोजीशन सेम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर एक जीन की एक फॉर्म इस पोजीशन में है, तो उसी जीन की दूसरी फॉर्म सेम पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम पर होगी। अगर दोनों फॉर्म अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस बोलते हैं। एक जीन की दोनों फॉर्म सेम भी हो सकती है, इस कंडीशन को होमोजाइगस बोलते हैं। एक जीन की 2 फॉर्म सेम हो सकती है, उसको होमोजाइगस बोलते हैं। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, डीएनए पेयर में होते हैं, जीन पेयर में होते हैं, और जीन को फैक्टर बोला था, फैक्टर पेयर में होते हैं, और एलील पेयर में होते हैं। ऑल ऑफ दीज समझ में आया तो एक बार दिल बना दीजिए। समझ में आया तो एक बार दिल बना दीजिए, बहुत जरूरी है आज की क्लास मेरे लिए। समझ में आया तो एक बार दिल बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे तो मैं संभाल लूंगा, आगे मैं संभाल लूंगा। अब ध्यान से समझना। अब सर कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? आपने कैपिटल टी स्मॉल टी ही क्यों लिया? कैपिटल जेड स्मॉल जेड क्यों नहीं लिया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्यों नहीं लिया? सब बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा, सब बताऊंगा, पूरा का पूरा फोकस रखना। कैपिटल टी की वजह से, कैपिटल टी की वजह से प्लांट टॉल आता है, स्मॉल टी की वजह से प्लांट ड्वार्फ आता है। अगर प्लांट को लंबा रखना है, उसको टॉल रखना है, तो उसको कैपिटल टी चाहिए। अगर प्लांट को ड्वार्फ रखना है तो उसको स्मॉल टी चाहिए। कैपिटल टी जो है वो 12वीं क्लास का बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा है। हे कैपिटल टी, तू किस क्लास का बच्चा है? बोलता मैं 12th क्लास का बच्चा हूं। हे स्मॉल टी, तू किस क्लास का बच्चा है? छोटा बच्चा है। बोलता है मैं 4th क्लास का बच्चा हूं, 4th क्लास का बच्चा हूं। बड़ा टी बड़ा बच्चा, छोटा टी छोटा बच्चा, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। तो बड़ा टी ताकतवर है, बड़ा टी ताकतवर है। 12th क्लास का बच्चा, अगर 12वीं क्लास का बच्चा बैठा है और 4थी क्लास का बच्चा साथ में बैठे हुए, 12th का बच्चा और 4th क्लास
कि बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, तो चलेगी किसकी, डोमिनेंसी किसकी शो करेगी, ताकतवर कौन होगा भाई, 12वीं क्लास का बच्चा 4थी क्लास के वाले बच्चे को पीट लेगा। तो जो टी है, कैपिटल टी जो है वो ताकतवर है, वो डोमिनेंट है। मैं बताऊंगा अभी डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बताऊंगा। अभी बस इतना समझना कि 12वीं क्लास का जो बच्चा है वो ताकतवर है, और जो छोटी क्लास का 4th क्लास का बच्चा है वो कमजोर है। कमजोर को मैंने बोला रिसेसिव, ताकतवर को मैंने बोला डोमिनेंट। ताकतवर एलील कौन सा है, कैपिटल टी। कमजोर एलील कौन सा है, स्मॉल टी। कमजोर को मैंने बोला रिसेसिव, ताकतवर को मैंने बोला डोमिनेंट। ताकतवर को मैंने बोला डोमिनेंट, ताकतवर को मैंने बोला डोमिनेंट। एक स्लाइड और लिख लूं, एक स्लाइड और लिख लूं, मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, उसके बाद लिखने का टाइम दे दूंगा। एक स्लाइड और लिखने दो, मोमेंटम बना हुआ है यार, समझो, जरूरी है, मौके की नजाकत को समझो, जरूरी है। मेरा ही तो समय है, फिर लिखने के लिए दे दूंगा। एक स्लाइड और लिखने दो, बस एक स्लाइड लिखने दो, जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। एक स्लाइड लिखने दो यार, एक स्लाइड लिखने दो, मैं फिर लिखने का समय दूंगा। कुछ गंदा मत लिखना चैट में, मैं लिखने का समय दूंगा, मैं लिखने का समय दूंगा। हे कैपिटल टी, तू किस क्लास का बच्चा है, मैं 12वीं क्लास का बच्चा हूं। हे स्मॉल टी, तू किस क्लास का बच्चा है, मैं 4th क्लास का बच्चा हूं। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहेंगे, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहेंगे तो ताकतवर वाला बच्चे की चलेगी। जब भी ये कंडीशन आएगी, कैपिटल टी की वजह से टॉल आता है, स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ आता है। कैपिटल टी 12th क्लास का बच्चा है, स्मॉल टी ड्वार्फ, स्मॉल टी 4th क्लास का बच्चा है। तो अगर कहीं पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो बताओ प्लांट कैसा होगा, 12वीं क्लास का होगा या 4थी क्लास का होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, लिख के बताओ, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। किसकी चलेगी, 12वीं क्लास के बच्चे की चलेगी। 4थी वाला कमजोर है, इसकी नहीं चलेगी, 12वीं क्लास वाले की चलेगी। प्लांट कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, लिख के बताओ, टॉल होगा या, यही मांगता है, यही मांगता है। मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा अपने तरीके से, देसी अंदाज में, वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में है। पीएचडी नहीं कराऊंगा, एनसीईआरटी को डिफिकल्ट करके नहीं पढ़ाऊंगा, देसी भाषा में पढ़ाऊंगा बिल्कुल। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, प्लांट होगा टॉल। कैसा टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। 12वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा, दोनों 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो 12वीं क्लास वाले की चलेगी। तो यहां पे भी प्लांट कैसा होगा, यहां भी होगा प्लांट टॉल। 4थी क्लास का बच्चा, 4थी क्लास का बच्चा, 4थी क्लास की बच्चे की तभी चलेगी जब उसके बगल में 4थी क्लास का बच्चा बैठा हो। 4थी क्लास वाला ड्वार्फ तभी आएगा जब 4थी क्लास के साथ 4थी क्लास का बच्चा बैठा हो। 4थी क्लास वाला अगर 12वीं क्लास वाले के साथ बैठ गया, 4थी क्लास वाला अगर 12वीं क्लास वाले के साथ बैठ गया तो स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा, ड्वार्फ नहीं आएगा, टॉल आएगा। लेकिन चौथी क्लास के दोनों बैठे हैं, वहां कोई 12वीं क्लास का है ही नहीं, तो इसलिए यहां आएगा ड्वार्फ। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। अरे दीवाने, समझ में आया तो यस लिखिए। पूरी क्लास को अभी जज मत करना, मैं आपको पीक पे लेके जाऊंगा। जब क्लास खत्म होगी तब आप मेरे फैन बन चुके होंगे, आपको सब चीज समझ में आएगी। मुझे थोड़ा टाइम देना, जेनेटिक्स है, मेरे को टाइम देना, मैं धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा, धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आ गया यस लिखिए। अब देखिए, फटाफट देखिएगा, बोथ द एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। बोथ द एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए, ये और ये कैपिटल टी और ये वाली फॉर्म भी कैपिटल टी। बताओ, बोथ द एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं या नॉन आइडेंटिकल हैं? दोनों एलील कैसे हैं? दोनों एलील आइडेंटिकल हैं, जीन की दोनों फॉर्म आइडेंटिकल है। इस कंडीशन को आप बोलेंगे होमोजाइगस, इस कंडीशन को आप बोलेंगे होमोजाइगस।
होमोजाइगस। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आप क्यों नहीं देखते हैं क्या हो गया है आपको? कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, बोथ एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस साइट, ये जो साइट होती हैं, ये जो लोकस होते हैं, इन्हीं को होमोलोगस साइट बोलते हैं, इन्हीं को होमोलोगस साइट बोलते हैं। बोथ एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे हैं? कैसी है? तू कैसी है? मैं हूं नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल, अगर नॉन आइडेंटिकल है तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, दोनों होमोलोगस, दोनों होमोलोगस, दोनों होमोलोगस। एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, और उनमें क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है। एक जीन की एक फॉर्म कैपिटल टी, उसी जीन की दूसरी फॉर्म कैपिटल टी। ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, तो होमोजाइगस। ऐसा नहीं लगा जैसे सेम सेम, नॉन आइडेंटिकल, हेट्रोजाइगस। बोथ द एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस साइट, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर। अब जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, बहुत खतरनाक क्लास लूंगा, यहां पर देखिएगा। स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, दोनों एलील कैसे हैं? दोनों एलील आपके आइडेंटिकल हैं। तो कंडीशन कैसी हो गई? कंडीशन हो गई होमोजाइगस। बिल्कुल सही है। यहां पर 12th क्लास का बच्चे हैं, यहां पर दो 12th क्लास के बच्चे हैं, 12th और 12th, बिल्कुल सही है। यहां पर एक बच्चा 12th क्लास का है, एक बच्चा 4th क्लास का है, यहां पर एक बच्चा 4th क्लास का है और दूसरा बच्चा भी 4th क्लास का है। तो बताओ, 12वीं के बच्चे हैं, ऐसी कंडीशन होगी तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। ऐसी कंडीशन होगी तब भी प्लांट टॉल होगा। ऐसी कंडीशन होगी जब दोनों ही 4th क्लास के बच्चे हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और ये कंडीशन आपकी होगी ड्वार्फ। तो आप मुझे बताइए ये कैसा टॉल है? हे टॉल, तू कैसा है? मैं होमोजाइगस टॉल हूं। तू कैसा टॉल है? मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूं। मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूं। तू कैसा ड्वार्फ है? मैं होमोजाइगस ड्वार्फ हूं। समझ में आया तो यस लिख, 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 समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। अब मुझे बता, अब मुझे बता, इफ बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टुगेदर विच एलील विल एक्सप्रेस। अगर बड़ा टी और स्मॉल टी दोनों साथ में हैं तो बता कौन सा एलील एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल टी या स्मॉल टी? लिख के बता कौन एक्सप्रेस करेगा, बड़ा टी या छोटा टी? अगर दोनों साथ में हैं तो कौन एक्सप्रेस करेगा? 12वीं क्लास वाला या चौथी? अरे चौथी क्लास का बच्चा क्या 12वीं वाले को पीट लेगा? अरे मजाक चल रहा है क्या? अरे मैं क्या अलीबाग से हो क्या? अरे दीवाने बहुत, अरे जेनेटिक्स है दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बोलते हैं इसको। मैं तुम्हें ऐसा कराऊंगा ना, तुम फैन हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। बस जज मत करना, धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से तुम्हें चीजें बताता रहूंगा, अपने हिसाब से गाइड करूंगा। तुम देख लेना, क्लास में PYQ लगवाऊंगा तुमसे, ठीक है? तो यहां पर आपका कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा। सो विच ट्रेट एक्सप्रेस? यहां पर आपका आएगा टॉल, यहां पर आपका आएगा टॉल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये लो, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, बस विश्वास रखना। लो जल्दी से लिख लीजिए। कल मैं खुद यहां NCERT लगाऊंगा,
खुद अपने हाथों से एनसीईआरटी लगाऊंगा और एक एक वर्ड दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। बस एक क्लास वेट और कर लेना। हर गेम एक जैसा नहीं होता, हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता। ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। एकदम से एनसीईआरटी खोलूंगा समझ नहीं आएगी। भाई पे विश्वास रखना। अरे आई एम ह्यूमन बीइंग, आई हैव इमोशंस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रॉम यू गाइस। विश्वास रखना, जान लगा देंगे, इस पसीने की कसम खा रहा हूं। कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा मेरे साथ, बिल्कुल इमोशनली अटैच मत होना, मेरे को नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बट मेरी ड्यूटी है अच्छा पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए पीडब्ल्यू ने रखा है। मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें दे दूंगा। एक बारी में नहीं आएगा, दूसरी बारी में समझाऊंगा। परेशान मत होना, विश्वास रखना। डन? लिख लिया? ये लिख लिया? डन? जेनेटिक्स चैप्टर हेडिंग डालना, उसमें सबसे पहले डालना डेफिनेशन करके, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, डन? एक्चुअली क्या है ना, अभी इस कमरे में एसी नहीं है, एसी शाम को लगेगा। तो अगर पंखा चलाऊंगा तो आवाज सही नहीं आएगी, दरवाजा खोलूंगा तो फिर बाहर की आवाज आएगी। तो दरवाजे खिड़की बंद है, पंखा बंद है, वेंटिलेशन कुछ है नहीं, एसी अभी लगा नहीं। एसी लगेगा शाम को लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वो आ रहा है। बट ये चीजें मैटर नहीं करती, जब पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये लो, उतारो, फटाफट उतारो। ऐसे ही लिखना 12वीं क्लास का बच्चा और चौथी क्लास का बच्चा। हेडिंग लिखना एलील, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। और उसके बाद उतारना स्टार्ट करना। पहले ये डब्बा उतारना, फिर ये डब्बा उतारना, फिर ये डब्बा उतारना। उतारो, फटाफट उतारो, उतारो। आज मैं आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं लिए। आज मेरे को जरूरत है क्योंकि मैंने आपसे कहा है आज की क्लास मेरे को मतलब बहुत वन ऑफ द डिफिकल्ट क्लास है। तो आज मुझे आपके 10 मिनट चाहिए होंगे क्योंकि मैं एक चीज को 3-3, 4-4 बार एक्सप्लेन करूंगा। आज मेरे को चाहिए, चाहे नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। आज थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। यस तो सो रहा है, तो छोटा सा लल्ला है, सो रहा है खाना वाना खा के। खाना क्या, दाल का पानी पीता है अभी तो। कल उसको जलेबी खिलाई छोटी छोटी पीस के, खा गया भाई साहब। अब दाल का पानी नहीं पीता, अब कहता जलेबी मतलब मीठा दे दो खाने के लिए। लिखो जल्दी से जल्दी। टाइम टेबल मैं करता हूं, बस मुझे कल तक का टाइम दे दो, मैं करता हूं। कल तक का टाइम दे दो, करता हूं, मैं करता हूं। मैं करता हूं, बस एक दिन का टाइम दे दो भाई, एक दिन का टाइम दे दो बस। गलत मत सोचना है ना, गाली भी नहीं देना, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। डन? करो जल्दी जल्दी करो। जितना मैं नोट्स में कराऊंगा उतना ही टेस्ट में आएगा, उसके बाहर टेस्ट में नहीं आएगा, याद रखना। आपका जो टेस्ट है नेक्स्ट, जितना मैं नोट्स में कराऊंगा उतना ही आएगा, मतलब जितना आपको पढ़ा दिया उतना ही आएगा। सिलेबस में चाहे कुछ भी दिया हो,
आपको उतना ही आएगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाहर से नहीं आएगा। डन डन, गो अहेड, डन। किसी का पहले चैप्टर का बैकलॉग है, स्ट्रेस मत लेना, नए चैप्टर से शुरू करो। उसका उससे कोई लिंक नहीं है, उससे उसका कोई लिंक नहीं है, नए चैप्टर से शुरू करो, कोई लिंक नहीं है। जल्दी से डन लिख दीजिए, डन, जल्दी से डन लिख दीजिए। मिलेगा मिलेगा, वन शॉट मिलेगा। पहले आप उस चैप्टर को थोड़ा भूल जाओ, पहले आप थोड़ा सा भूल जाओ, तब वन शॉट अपने टाइम पर आएगा। मिलेगा, सब मिलेगा। अभी इस पे फोकस करना, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पर डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एकदम हलवा बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल हलवा। डन डन, करूं आगे स्लाइड चेंज कर दूं? डन डन, ये लो, ये लो, और बेटर वर्जन लो, और बेटर वर्जन। मैं देता हूं, एक दो दिन में देता हूं भाई, मैं देता हूं, टाइम टेबल भी देता हूं, मैं दूंगा भाई। थोड़ा सा मैं डिले जरूर करता हूं, लेकिन मैं आदमी अच्छा हूं यार। छोटा लाला है ना, उसे खिलाना पड़ता है। मैं दूंगा टाइम टेबल, अभी एक दो दिन का टाइम दो मुझे। वीडियो एक ऐप में आपके डालने के लिए बोला गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता चल गया है कैसे प्लानिंग है उसकी। मुझे एक वीडियो बनाने के लिए बोला है ना, और वो आपके उसमें डलवाना है आज या कल में, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। देखो मेरे पास कितने सारे पेन है, इसमें बहुत सारे पेन है, दुनिया भर के पेन है, देख लो बेटा। तुम्हारे पास भी हैं इतने सारे पेन? ये देखो, एक पेन का डब्बा भी है, इसमें पेन ही पेन है। डन डन डन, इसकी जेनेटिक्स की ना 2-3 क्लास बहुत तमीज में पढ़ानी पड़ती है, बहुत ही तमीज में। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है बच्चे को कि उस पॉइंट को समझाने में ही 15-20 मिनट लग जाए। उतना ही बोलना है जितना तुम अभी एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोलना जिसको तुम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे से आगे के टॉपिक से लिंक होगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस चला जाएगा अगर तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखो, मैंने मैंने 12वीं क्लास का और चौथी क्लास का बच्चा बोला, बाद में मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव बोला, बट एक्चुअल में डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है वो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है। मैंने आपको 12वीं और चौथी क्लास का बच्चा बोला, धीरे धीरे एक चैप्टर खोलूंगा, विश्वास रखना बस। डन 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 डारा, डन डन डन। कल की क्लास हो जाएगी, हम पूरा एकदम लय में आ जाएंगे। कल की क्लास होते ही हम पूरा का पूरा लय में आ जाएंगे, चीजें क्लोज हो जाएंगी। आज भी हम काफी बेहतर करेंगे, आज भी हम काफी अच्छा करेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलो नीट में इससे।
डन, डन, ये लो, हाँ ये तो भी पढ़ाना है, ये तो भी पढ़ाना है। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, सारे 12वीं क्लास के बच्चे सारे आ जाओ, चिंटू पिंटू सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि डोमिनेंट एलील क्या है, 12वीं क्लास का बच्चा क्या है, अगर आपसे पूछा डोमिनेंट एलील क्या है, अब ध्यान से समझना डोमिनेंट एलील क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा डोमिनेंट एलील क्या है, पूरा फोकस करना, कसम खा रहा हूं मजा आ जाएगा, पूरा फोकस करना, मजा आ जाएगा, पूरा फोकस करना। ये है, ये रहे 2 डॉट, ये रहे 2 डॉट, ये रहे 2 डॉट, पूरा फोकस करना, पूरा। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। आपसे किसी ने कहा डोमिनेंट एलील क्या है, 12th क्लास का बच्चा क्या है, अब आप 12th क्लास के बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। द एलील, द एलील, द एलील which, the allele which can express, the allele which can express in presence of, the allele which can, the allele which can express, the allele which can express in presence of, the allele which can also express, the allele which can also express in presence of non-identical allele, non-identical allele, ऐसा allele which can express in presence of non-identical allele। ये A डायग्राम है, ये B डायग्राम है, ये C डायग्राम है, मतलब ये चीज रिप्रेजेंट करती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ऐसा एलील जो अपने आप को नॉन आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में भी which can also express, which can also express in presence of non identical allele। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये लाइन समझ में आई तो यस लिखिए, ये लाइन समझ में आई तो यस लिखिए। ऐसा एलील which can also express in presence of non identical allele, बिल्कुल सही है। अब बताना, अब बताना, एक और पॉइंट बताना, डोमिनेंट एलील का एक और पॉइंट बनाना, एक और बताना, द एलील विच कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल एलील। बताना ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डोमिनेंट एलील ऑल्सो एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील। बताओ ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। डोमिनेंट एलील वो एलील है जो आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर सकता है, और ये वो एलील है जो नॉन आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर सकता है। यस और नो, यस और नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताइए यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी होमोजाइगस, और यहां पर जो कंडीशन है वो है आपकी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और यहां जो कंडीशन है वो है आपकी होमोजाइगस। तो अब आप बताइएगा रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, द एलील, द एलील विच एक्सप्रेस, फर्क समझिए, फर्क समझिए, विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, यही सिलेक्शन हो जाएगा, बता दे, यही सिलेक्शन हो जाएगा, बता दे क्या लिखूं यहां पर।
आइडेंटिकल लिखूं या नॉन आइडेंटिकल लिखूं, यहां आइडेंटिकल लिखूं या नॉन आइडेंटिकल लिखूं, द एलील विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखूं, आइडेंटिकल एलील या नॉन आइडेंटिकल एलील विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, बताओ रिसेसिव एलील में क्या लिखूं, विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, लिख के बता, लिख के बता, यही सिलेक्शन हो जाएगा। रिसेसिव एलील क्या होते हैं, रिसेसिव एलील क्या होते हैं, रिसेसिव एलील क्या है, रिसेसिव एलील क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये मांगता था साला, ये मांगता था, ये मांगता था, यही मांगता था मेरे को, यही मांगता था, यही मांगता था, यही मांगता था, विच एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस हुआ, डोमिनेंट तो नॉन आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर सकता है, बट ये नॉन आइडेंटिकल की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ आइडेंटिकल की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करेगा, ये सिर्फ आइडेंटिकल की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करेगा, ये तो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है। 12वीं क्लास का बच्चा हो, साथ में चौथी क्लास का बच्चा हो, 12वीं क्लास का एक्सप्रेस करेगा, 12वीं का हो एक्सप्रेस करेगा, चौथी का होगा तभी एक्सप्रेस करेगा। अरे आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में। तो अब मुझे बताओ, आज की क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजाइगस टॉल, बताओ इसमें होमोजाइगस टॉल कौन है, होमोजाइगस टॉल कौन है, बताओ होमोजाइगस टॉल कौन है। ये है आपका होमोजाइगस टॉल, ये है आपका हेट्रोजाइगस टॉल, और ये है आपका होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो एक बार दिल बना दीजिए, एक बार दिल बना दीजिए अगर यहां तक समझ में आ गया है, फटाफट एक बार दिल बना दीजिए। आज की क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एलील का मतलब समझ में आ गया, आपको होमोजाइगस कंडीशन समझ में आ गई, आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन समझ में आ गई, आपको 12वीं क्लास का बच्चा पता चल गया, आपको चौथी क्लास का बच्चा समझ में आ गया। बना दे रे दिल, बना दे रे, ए बना दे रे। ये दिल बता रहे हैं, ये दिल बता रहा है कि भाई आज की क्लास तो कुछ भी नहीं है, अगर आज की क्लास तबाही है तो कल की क्लास सुनामी है। याद रखना, बेस्ट इज येट टू कम, अभी तो समझ जाओ बेटा, अभी नहीं बोलूंगा, एक दिन बोलूंगा, और जिस दिन बोलने की बारी आएगी उस दिन बोलना नहीं पड़ेगा, उस दिन तुम बोलोगे बाबा। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, मैं टर्न कर रहा हूं, अभी लिखने का मौका दूंगा, अभी लिखने का मौका दूंगा, मैं टर्न कर रहा हूं। ट्रू और फॉल्स, डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील, ट्रू या फॉल्स बताइए। डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील, ट्रू या फॉल्स, बस पहला बता दो, ट्रू या फॉल्स। डोमिनेंट एलील सिर्फ सिर्फ आइडेंटिकल एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करेगा, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। See, I'm 36-year old, more than 12 years teaching experience, but I act like a kid. I behave like a small kid, little one, like a joker. But it doesn't mean I'm a joker of Plant Kingdom. I'm not a mycoplasma. We are dealing with kids. So you have to behave like a kid to impress the kid. ठीक है, बच्चे में बच्चा बनना पड़ता है। Dominant allele can only express in presence of identical allele. False. Dominant allele can express even in, can express, सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही स्टेटमेंट क्या होगा, can also express, सही स्टेटमेंट क्या होगा, can also express in presence of नॉन आइडेंटिकल एलील। ये है करेक्ट स्टेटमेंट, नॉन आइडेंटिकल
एलील। दूसरा देखिए डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी, जस्ट फील द डिफरेंस, जस्ट फील द डिफरेंस। ओनली कैन एक्सप्रेस, ओनली, नो नो, कैन ओनली एक्सप्रेस, आई एम one of the best teacher. This is called simplicity. I am only the best teacher. This is called arrogancy. Just feel the difference. Dominant allele can only express in presence of identical allele. False. Dominant allele can express in presence of its identical allele. True. बिल्कुल सही। थर्ड देखिए, dominant allele can express in presence of its non-identical allele. नॉन आइडेंटिकल एलील, तो यहां पर नॉन आइडेंटिकल एलील, नॉन आइडेंटिकल एलील मतलब ये स्टेटमेंट जो हुआ आपका ट्रू हुआ, मतलब ये कंडीशन यहां पे लिखी है और यहां पर कंडीशन है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल एलील। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, मतलब कैपिटल टी होगा तब भी 12वीं क्लास का बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी 12वीं क्लास का बच्चा। रिसेसिव एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील। बिल्कुल सही, स्मॉल टी मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ इट्स नॉन आइडेंटिकल एलील। नहीं रे, ये जो होगा ये होगा फॉल्स। देखो धीरे धीरे मैं आपको पीक पे लेकर आया, नशा को बढ़ाया। मैंने स्टार्ट किया था टर्म जेनेटिक्स से, तब आपको लगा होगा ये क्या पढ़ा रहा है। जब मैंने कल स्टार्ट किया आपको लगा क्या पढ़ा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सीन बनाना पड़ता है, एकदम से मजा नहीं आता। डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। बताइए, डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन, अरे दीवाने, अरे जानी लोगे के सालो, डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी बिल्कुल ट्रू है। डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। एरोगेंसी फॉल्स। जो बड़ी क्लास का बच्चा है, जो बड़े लेवल पे होते हैं, उनमें एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंट एलील में घमंड नहीं होना चाहिए। आदमी जितना बड़े ओहदे पे होता है उसको उतना ही सिंपल होना चाहिए। बात समझ में आई? छोटे में एरोगेंसी नहीं है, बड़े में एरोगेंसी है। घमंड तो बड़ा बनने में ही आता है। डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। फॉल्स। डोमिनेंट एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये भी आपका हुआ फॉल्स। आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा अच्छे से, एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लो लिखो, लिखो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। तो रिसेसिव एलील को मैं लिख सकता हूं, रिसेसिव एलील ओनली एक्सप्रेस इन homozygous condition, only express in homozygous condition, small t. Dominant allele express in both homozygous condition, capital T और हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। उतार लो, उतार लो रे, उतार लो। 5-5 हो रहे, एकदम सही चल रहा है भाई साहब, एकदम सही चल रहा है। उतार लो, उतारो।
कहाँ गए वो दिन, कैसे। एक चीज तुम्हें दिखानी थी। देखो बच्चों, ये एक किताब है, ये लिखा हुआ है जेनेटिक्स, बेंजामिन करके है, ये फॉरेन ऑथर की किताब है ना। जो बड़े बड़े जो पीएचडी लोग जो करते हैं वो जो पढ़ते हैं वो बड़े बड़े, ये बहुत बड़ी किताब है, मतलब इसमें टॉपिक की किताब होती है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं। बट आपको बहुत, अब ये थोड़ी ना कि पूरी की पूरी किताब आपको पढ़ा दी जाएगी, ये किताब आपके लिए कोई मतलब की नहीं है। तो मैं आपको नॉलेज दिखाऊं, मैं आपको ज्ञान दिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है आपको वो बताऊं जो नीट में आता है, चीजों को सिंपल करके दूं, चीजों को कॉम्प्लेक्स करके ना दूं, जो एनसीईआरटी है वैसे ही पढ़ाऊं। तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो नीट के लिए काफी है और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सिस में आपको नॉलेज देना भी बेकार है। अभी तो आपको ठीक लगेगा, बाद में पचा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कल एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया इंस्टा पे, मतलब बच्ची का, वो मुझे कह रही सर आप ऐसे पढ़ाया करो, बताओ यार। मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको गॉड ब्लेस यू बोला, बस इतना ही बोला, है ना। उसके बाद मैंने वो चैट दोबारा ओपन नहीं की। तो बोली सर आप ऐसे बताया करो, सर आपने जीन की डेफिनेशन में थोड़ा कम बताया। अरे दीवाने, अब बताओ आदमी क्या बोलेगा। अरे मुझे मालूम है कब कितना बताना है, कैसे बताना है। तो इस चीज का ध्यान रखा करो बेटा, है ना, कि टीचर से एक गरिमा तो बनाए रखो, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। अरे हर चीज का एक समय होता है। मैं, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। मैं सीक्वेंस में बिलीव करता हूं। मैं एक काम जब तक नहीं खत्म होता मैं दूसरे काम पे नहीं जाता। मैंने कल काम आपको जो समझाया एक बेसिक कर लिया, और मैंने कहा था भाई टाइम दो यार, टाइम दो। अब देखो आज धीरे धीरे आपको मजा आ गया, धीरे धीरे आएगा। अब इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेज हैं, सब कॉलेज अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जिपमर हो, चाहे अपना एम्स हो, चाहे राजस्थान का एसएमएस हो, लखनऊ का केजीएमसी हो, ठीक है, एफएमसी हो। बट ये बोलना अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो। फिर वही होता है ना, एरोगेंसी आ जाती है। डन डन डन, हे गाइस डन, हे बॉय, हे गर्ल, हे बॉय, बॉय डन, डन। डन 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 डन। ये लो, उसको तारो, पूरा समय दे रहा हूं लिखने का, पूरा समय दे रहा हूं। इसके बाद क्या है, ओहो, इसके बाद ठीक है, उतारो जल्दी, उतारो जल्दी, जल्दी, जल्दी। अंजलि, 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 मैं मां से क्या कहूंगा अंजलि। देव, देव मां समझ जाएगी देव। अंजलि, माँ, माँ अंजलि ने कहा तू समझ जाएगी माँ, माँ तू समझ जाएगी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मेरे अंदर सुनील शेट्टी साहब की आत्मा आ गई है, जल्दी लिखो। माँ, अंजलि, 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 मैं माँ से क्या कहूंगा अंजलि। लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी से लिख लो। बाबूजी, बाबूजी मेरा प्यार जा रहा है, बाबूजी, बाबूजी मेरा प्यार जा रहा है, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। ना सिमरन ना, बाबूजी जल्दी, जल्दी लिख लो, जल्दी।
डन डन डन। डन 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 डारा। एक कच्चा रिश्ता पक्के निशान दे गया। लिखो भाई जल्दी। डन डन डन। सॉन्ग अगली क्लास में गाऊंगा, याद करूंगा लिरिक्स ना पहले। डन लिख दो सारे लोग, डन लिख दो जल्दी से, डन लिख दीजिए सारे। चिंटू पिंकू 12वीं क्लास के, 4थी क्लास के सारे डन लिख दीजिए। आपा चल रहे हैं, सारे डन लिख दीजिए। डन डन डन। आ जाओ ऑन द फ्लोर, सारे मिलके करेंगे शोर। क्या तुमको ये पेज दिख रहा है? पूरा फोकस करना। क्या तुमको ये पेज दिख रहा है? जरा देखें बच्चों को, क्या ये पेज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये एनसीईआरटी का पेज है, एनसीईआरटी का पेज है, ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा। मेंडल ने 2 गार्डन लिए। कितने गार्डन लिए? 2 गार्डन लिए। मेंडल ने कितने का? नेक्स्ट 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पेज है, अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी की कटिंग है, एनसीईआरटी की कटिंग है, एनसीईआरटी की कटिंग है। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए 1 मिनट में, अगर पेज विजिबल नहीं है। मैं बोलूंगा अभी, मैं बोलूंगा आपको दिखेगा, मैं बोलूंगा आपको दिखेगा। Is it visible to all of you guys? Come on guys, is it visible to all of you? Nation wants to know. Yes. Okay, ठीक है। Okay, okay, we will manage sir, we will manage. Go ahead sir, we will manage. Okay. मेरे पास 2 गार्डन हैं, मेंडल साहब के पास 2 गार्डन हैं। एक गार्डन का नाम है ए और दूसरे गार्डन का नाम है बी। मैंने ए गार्डन में मटर का जो प्लांट लगाया वो टॉल है, बिल्कुल सही है। मैंने बी वाले गार्डन में मटर का जो प्लांट लगाया वो ड्वार्फ है, मतलब मेरे घर में मटर की टॉल वैरायटी है और मेरे बाजू वाले के घर में मटर की ड्वार्फ वैरायटी है। तो टॉल और ड्वार्फ, तो बताओ अभी हम लोगों, बताओ मेरे घर में और पड़ोसी के घर में मिला के मटर के कितने प्लांट लगे हुए हैं? बताओ मटर के कितने प्लांट लगे हुए हैं? मेरे और पड़ोसी के घर में मिलाकर अभी मटर के कितने प्लांट लगे हुए हैं टोटल? बताओ, 1 या 2? टोटल बताओ कितने लगे हुए हैं, 1 या 2? 1 या 2? मेरे और पड़ोसी के मिलाकर मटर के कितने प्लांट लगे हुए हैं? बताओ कितने लगे हुए हैं? बताओ। 2 लगे हुए हैं। मेरे घर में बड़ा प्लांट लगा है उसके घर में छोटा प्लांट लगा है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है, मेरे घर में मैंने मटर का एक और प्लांट लगाया जिसमें फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सिलरी है, और मेरे पड़ोसी के घर में जो मटर का प्लांट लगा है उस पे जो फूल आते हैं वो टर्मिनल आते हैं। मेरे घर में जो मटर का प्लांट है, मेरे घर में जो मटर का प्लांट है ये हो गई लीफ। मेरे घर में मटर के प्लांट में फूल यहां पर आते हैं, ये मेरे घर में है। तो ये जो फ्लावर की पोजीशन है इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सिलरी। लेकिन मेरा जो पड़ोसी है उसके घर में जो मटर का प्लांट है उसमें जो फूल आते हैं वो आते हैं टर्मिनल। तो पड़ोसी के घर में फ्लावर की जो पोजीशन है वो है टर्मिनल,
मेरे घर में जो मटर का प्लांट है उसमें फूल जो आते हैं वो आते हैं एक्सियल पोजीशन पे। अब बताओ टोटल प्लांट की वैरायटी कितनी हुई, बताओ मेरे और पड़ोसी के मिलाकर टोटल प्लांट की वैरायटी कितनी हुई, बताइए टोटल वैरायटी कितनी हुई, बताइए बताइए कितनी वैरायटी हुई, कितनी वैरायटी हुई, कितनी वैरायटी हुई, बताइए कितनी वैरायटी हुई, कितनी वैरायटी हुई, कितनी वैरायटी हुई, टोटल वैरायटी अभी तक कितनी हो गई, टोटल वैरायटी कितनी हो गई मेरी और पड़ोसी की मिला के टोटल मटर के प्लांट कितने हो गए, 4 हो गए जी, 4 हो गए। 2 मेरे घर में लगे हुए हैं, मेरे घर में लगे, 2 उसके घर में लगे हुए हैं। उसके बाद मेरे घर में मटर का जो प्लांट लगा हुआ है, तुमने मटर देखा होगा, पॉड मतलब होता है फ्रूट, पॉड का मतलब होता है फ्रूट, पॉड का मतलब होता है फ्रूट। जब तुमने मटर छीली होगी तो कुछ मटर बीच में येलो कलर की निकल जाती हैं, कुछ मटर देखने में ऊपर से येलो कलर की होती हैं, बाकी ज्यादातर मटर जो हम छीलते हैं वो हरे कलर की होती है। तो मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है उस पे जो फ्रूट आता है, उस पे जो मटर आता है, उस मटर का बाहर का कलर ग्रीन है, और मेरे पड़ोसी के घर में जो मटर का प्लांट लगा है उस पे जो मटर आती है उस पे जो कलर है मटर का बाहर से वो येलो है। तो बताओ टोटल प्लांट कितने लगे हैं मेरे और पड़ोसी के मिला के, टोटल प्लांट कितने हो गए लिख के बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। टोटल प्लांट कितने हो गए लिख के बताओ, ये टोटल प्लांट कितने हो गए लिख के बताओ, कितने हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल सही है, 6 हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है उस पे जो मटर आती है, तुमने मटर देखी होगी, कुछ मटर तो ऐसी होती हैं, देखिए कुछ मटर ऐसी होती हैं, बाहर से देखा होगा मटर ऐसे ऐसी भी होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं। ये बीच में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये फ्रूट बीच में पिचका हुआ, यहां पिचका, यहां पिचका, यहां पिचका, और यहां बीच में होते हैं दाने, यहां होते हैं दाने, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। बट कुछ मटर ऐसी होती हैं बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल ऐसी प्लेन होती हैं ऐसे करके, इनमें भी दाने होते हैं। तो ऐसी जो मटर है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं फुल, इसको बोलते हैं फुल, और फुल को ही बोलते हैं इन्फ्लेटेड, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेटेड, और नीचे वाली को बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है उसमें जो मटर आती हैं वो फुल आती हैं, और मेरे पड़ोसी के घर में जो मटर आती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड आती हैं। तो बताओ टोटल कितनी वैरायटी हो गई मटर की, टोटल कितनी वैरायटी हो गई मटर की, बताओ कितनी हो गई, कितनी मटर की वैरायटी हो गई, बताओ बताओ कितनी वैरायटी हो गई, बताओ बताओ बताओ, सभी लिख के बताओ। 8 हो गई, 8 हो गई। मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है उस पे वायलेट कलर के फ्लावर आते हैं, और पड़ोसी के घर में जो मटर का प्लांट लगा है उसमें व्हाइट कलर के आते हैं। तो बताओ टोटल मटर की कितनी वैरायटी हो गई, कितने मटर के प्लांट लगे हैं टोटल मेरे और पड़ोसी के मिलाकर, कितने लगे हैं, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। मेरे घर में जो मटर का प्लांट लगा है उसमें जो सीड का कलर है, मेरे घर में जो मटर का प्लांट है उसमें जो मटर आते हैं वो येलो कलर के मटर आते हैं। जो मटर मैं खा रहा हूं, जो मटर मैं खा रहा हूं, आलू मटर बना के खा रहा हूं, वो मटर येलो कलर की है, और मेरे पड़ोसी के घर में जो मटर है वो हरे कलर की है, वो आलू टमाटर और मटर बना रहा है, उसकी मटर हरे कलर की है। तो टोटल प्लांट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 12 प्लांट हो गए। कितने हो गए, 12। मेरे घर में जो मटर का प्लांट है उसमें जो मटर है वो बिल्कुल गोल गोल आती हैं, बिल्कुल गोल गोल आती हैं, राउंड है, और मेरी पड़ोसी के घर में जो मटर आ रही है वो राउंड नहीं है, वो रिंकल्ड है, वो रिंकल्ड है, वो रिंकल्ड है। तो मुझे बताओ मेंडल साहब ने मटर की कितनी वैरायटी स्टडी करी, मेंडल साहब ने कितने कितनी 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 वैरायटी स्टडी करी, बताइए मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी वैरायटी ली, बताइए। ऐसा समझाऊंगा मजाक मजाक में पूरा जेनेटिक्स, कितनी वैरायटी ली, 14 वैरायटी, 14 वैरायटी, 14 वैरायटी, 14 वैरायटी, 14 वैरायटी, 14। अरे ऐसे समझाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा। अरे देखते जाना, 13 साल झकनी मराया भाई, देखते जाना, देखते जाना। तो अगर मैं तुमको बोला
अगर मैं तुमको बोला मटर की कितनी वैरायटी ली, 14 वैरायटी ली, बताइए बताइए कितने कैरेक्टर हैं, टोटल कैरेक्टर कितने हैं? स्टेम हाइट एक कैरेक्टर, फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर, पॉड कलर एक कैरेक्टर, पॉड शेप एक कैरेक्टर, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर, सीड कलर एक कैरेक्टर, सीड शेप एक कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? अरे बोल दे रे, अरे बोल दे रे, माई ए बोलना रे, हे बोल दे यार, कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? 7 की करी, 7 की करी, 7 की करी। मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी। मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी। एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट, एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट। मेंडल साहब ने कितनी ट्रेट की स्टडी करी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी ट्रेट की स्टडी करी? कितनी ट्रेट की स्टडी करी? मेंडल साहब ने कितनी ट्रेट की स्टडी करी? मेंडल साहब ने 14 ट्रेट की स्टडी करी। मेंडल साहब ने 14 वैरायटी की स्टडी करी। बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही। मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर की स्टडी करी? 7 कैरेक्टर की स्टडी करी, 14 ट्रेट की स्टडी करी, 14 वैरायटी की स्टडी करी। अगर मैं आपसे पूछूं मेंडल साहब ने कितने पेयर ऑफ ट्रेट की स्टडी करी? कितने पेयर ऑफ ट्रेट? 7 पेयर ऑफ ट्रेट। 7 पेयर ऑफ ट्रेट का मतलब हो गया 14 ट्रेट। 7 पेयर ऑफ ट्रेट। ये सब मैं अच्छे से सीक्वेंस में आगे लिखूंगा जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा मेंडल साहब कब पैदा हुए, ये कल की क्लास में होगा। किस जगह पे पैदा हुए, उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने किस प्लांट पे काम किया था, उन्होंने किस प्लांट पे काम किया था, ये सब मैं यहां पे आपको लिखाऊंगा आगे जाके। कितनी प्लांट वैरायटी ली थी? 14 वैरायटी ली थी। कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 7। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी? कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी? 7 टोटल ट्रेड थी। ये मैं आपको लिखाऊंगा, ये मैं आपको लिखाऊंगा। टोटल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितनी थी? आपकी 14 थी। टोटल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितना था? 7 था। ये सब मैं आपको लिखाऊंगा, आगे जाके लिखाऊंगा। अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी मैं यहीं पर हूं। 7 पेयर ऑफ ट्रेड बोलो या 14 ट्रेड बोलो, 7 कैरेक्टर बोलो, 14 वैरायटी बोलो, जिसमें मेरे घर में जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है और मेरे पड़ोसी के घर में जो ट्रेट है वो रिसेसिव है। और डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करता है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल करता है रिसेसिव एलील। इसका मतलब Which trait can express in heterozygous condition? बताओ जरा कौन सी ट्रेट है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगी? ए बी सी डी में लिख के बताओ। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ कौन सी ट्रेट एक्सप्रेस करती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है, सिर्फ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है, तो डोमिनेंट एलील की वजह से डोमिनेंट ट्रेट। तो बताओ कौन सी ट्रेट डोमिनेंट है? बताओ लिख के, सभी लिखो यार, भाई थक गया, सभी लिखो। डी। समझ गए? अरे समझ गए? जो मेहनत यहां की थी तुम्हें समझ में आया? जो मेहनत यहां की थी वो मेहनत अब काम आ रही है। नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा। बोला था ना, आज की क्लास नहीं है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना पड़ेगा। कल रात से नींद नहीं आई थी, बस यही लग रहा था कि जस्टिस करना है आज। Which trait can express in both heterozygous and homozygous condition? वो ट्रेट जो हेट्रो और होमो दोनों में एक्सप्रेस करे, दोनों में करनी चाहिए, दोनों में करनी चाहिए। मतलब कैसी ट्रेट चाहिए? मतलब कैसी ट्रेट चाहिए? मतलब डोमिनेंट चाहिए। मतलब हेट्रो होमो दोनों में करना चाहिए, हेट्रो होमो दोनों में करना चाहिए। मतलब कैसा चाहिए आपको? Which express in heterozygous condition and homozygous condition. बताओ जरा इसका आंसर क्या जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? क्या इसका येलो पॉड जाएगा? नहीं। क्या इसका टर्मिनल फ्लावर जाएगा? नहीं। ड्वार्फ जाएगा? नहीं। इसका आंसर भी जाएगा डी,
डी, इसका आंसर भी जाएगा डी। अब आपको समझ में आ गया होगा खेल कैसा था। ऐसे खेल खेले जाते हैं, पेशेंस रखना बस। अगर मैं क्लास में घूम कर भी गया ना, कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसे अंताक्षरी करके भी गया, तो समझना उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। Which trait can express only in homozygous condition? Only in homozygous condition. Only in homozygous condition. मतलब किसकी बात कर रहा है? रिसेसिव एलील की बात कर रहा है। मतलब किस ट्रेट की बात कर रहा है? रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहा है। बताओ क्या आंसर जाएगा? Which can express only in homozygous condition. Which can express only in homozygous condition. येलो पॉड कलर, येलो पॉड कलर आपका एक्सप्रेस कर जाएगा, टर्मिनल फ्लावर भी एक्सप्रेस कर जाएगा, ड्वार्फ भी एक्सप्रेस कर जाएगा, येलो सीड। हाँ, तो यहां मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ऑप्शन को, मुझे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां अगर मैं ऑल ऑफ दीस कर दूं, ऑल ऑफ दीस कर दूं, विच ट्रेट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब रिसेसिव ट्रेट, येलो पॉट, टर्मिनल फ्लावर, ड्वार्फ, क्या जाएगा? क्या जाएगा? बताओ क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? जल्दी से बताओ क्या जाएगा? क्या जाएगा? इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या जाएगा। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे घर में जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, मेरे घर के पड़ोसी में जो ट्रेट है वो रिसेसिव है। रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करेगी जब रिसेसिव एलील होगा, डोमिनेंट ट्रेट तब एक्सप्रेस करेगी जब डोमिनेंट एलील होगा। और डोमिनेंट एलील आपको पता है कि डोमिनेंट एलील होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव एलील सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट एलील can express in presence of its identical allele and non-identical allele, but recessive allele express only in presence of in presence of identical allele। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं और ऐड करूंगा, एक चीज और मैं ऐड करूंगा। मेरे घर में और पड़ोसी के घर में जो मटर के प्लांट लगे थे, इन दोनों में फ्लावर की पोजीशन सेम थी, इन दोनों में पॉड कलर सेम था, इन दोनों में पॉड शेप सेम था, इन दोनों में फ्लावर कलर सेम था, इन दोनों में सीड कलर सेम था, इन दोनों में सीड शेप भी सेम था, बस फर्क हाइट का था, बस फर्क हाइट का था, बस फर्क हाइट का था। मतलब ये दोनों प्लांट, हर प्लांट कितने कैरेक्टर में वेरी कर रहा है, हर कॉम्बिनेशन कितने कैरेक्टर में वेरी कर रहा है। इनके अंदर सारे कैरेक्टर सेम हैं, इनके अंदर सारे कैरेक्टर सेम हैं, बट एक कैरेक्टर में डिफरेंस है, वो है आपका हाइट, वो है आपका हाइट, वो है आपका हाइट। ऐसे ही ये मान लीजिए यहां पर बाकी सारे कैरेक्टर सेम होंगे बट पॉड शेप में डिफरेंस होगा। मतलब एक एक कैरेक्टर में डिफरेंस था, एक एक कैरेक्टर में डिफरेंस था। यहां पर सीड कलर में डिफरेंस है, बाकी ये दोनों के दोनों आपके टॉल हो सकते हैं, दोनों का फ्लावर कलर सेम है, सीड शेप सेम है, पॉड शेप सेम है, बट सीड कलर में डिफरेंस है। तो ये दोनों वेराइटी एक एक कैरेक्टर में वेरी है, एक एक कैरेक्टर में वेरी है। समझ में आया? तो हमारे सम्मान में दिल बना दो रे। जिम्मेदारी है आज की क्लास। बना दो रे। आज एसी लग जाएगा शाम को, फिर कल की क्लास तो एसी मिलेंगे तो और खतरनाक लेंगे। कल की क्लास तो उधेड़ के रख देंगे, उधेड़ के रख देंगे। अरे दीवाने बहुत बढ़िया, चल जल्दी से लिख ले। ये डायग्राम मत बना देना, डायग्राम बनाएगा तो रात तक बैठा रह जाएगा। ये डायग्राम मत बना देना, रात तक बैठा रह जाएगा। सिर्फ ये लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। ठंडा पानी दे ना थोड़ा सा, जल्दी लिख ले, लिख ले। ए ए जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अरे थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू।
मतलब मैं क्लास के साथ जस्टिस कर पा रहा हूं। थैंक यू भाई। ये चैप्टर खत्म हुआ ना, उसके बाद तो मैं पूरी बायोलॉजी ऐसे पढ़ाऊंगा, मतलब एकदम आराम से, एक हाथ में आलू का पराठा रहेगा और ऐसे समझाऊंगा ऐसे। बस ये चैप्टर संभालना है। इतने खतरनाक नोट्स दूंगा, इतने फाड़ नोट्स दूंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, तुम देखना अभी। लिख ले रे, जल्दी लिख ले, शाबाश शाबाश, जल्दी। बस 15 मिनट लूंगा, 10-12 मिनट लूंगा। मैंने तुमसे कहा था, देखो मैंने इतनी एनर्जी लगाई है, मेरे को 10-12 मिनट देना है, मेरा पीरियड तो छूट जाएगा, पीछे रह जाऊंगा मैं। 10 मिनट दे देना, 10 मिनट लूंगा बस, 10 मिनट लूंगा। लिख जल्दी लिख, 10 मिनट। अरे तुमसे क्या मांगा मैंने, 10 मिनट ही तो मांगा रे, ज्यादा मैंने तुमसे कभी मांगा नहीं, ज्यादा तुमने मुझे कभी दिया नहीं। जल्दी जल्दी, डन कर, डन कर, डन कर, हे डन कर, डन कर। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, वार्निंग है। मैं देख इतना पढ़ाने के बाद, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट देने के बाद भी तुम्हें क्यों बोलता हूं एनसीईआरटी नहीं करना। पहले एनसीईआरटी मास्टर खोलेगा बोर्ड पे, कुछ भी खतरा हुआ, कुछ भी उससे एकदम उसमें से भालू निकल के गिरा, तो पहले मास्टर पे गिरेगा। कोई लाइन समझ नहीं आई तो पहले मास्टर मास्टर एक्सप्लेन करेगा। एक क्लास का वेट कर लेना, सिर्फ कल तक, कल तक वेट कर लेना। तू ही मेरी कल तक। हो सकता है तुमने एनसीईआरटी खोले, उसमें से एकदम भालू कूद जाए तुम्हारे ऊपर। अरे भालू मेरे ऊपर गिरेगा, पहले पहले भालू को मैं देखूंगा। तुम आज एनसीईआरटी मत खोलना। अरे इतनी एनर्जी लगाई है, एक क्लास वेट कर लेना, कल भाई मिलकर खोलेंगे ना, वाह वाह। मिलके थोड़ा एनसीईआरटी तुम खोलो, थोड़ा हम खोलते ना, वाह वाह। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया है तुझको। टॉम एलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जिसने दी थी, उनका नाम था बेटसन, उनका नाम था बेटसन। बच्चों जनरली जनरली अगर मैं आपसे बात करूं, बस हो गया हो गया, जनरली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर ही कंट्रोल करता है। ये टॉपिक का एग्जाम्पल, ये टॉपिक बाद में पढ़ाया जाएगा, जब चैप्टर की 4-5 क्लासेस हो जाएंगी तब पढ़ाया जाएगा। ये अभी नहीं आता, इसके एग्जाम्पल बाद में आते हैं। आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी के सबसे आखिरी से पेज में जाइए, सबसे मतलब लास्ट में, जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो वहां पर एक चीज लिखी होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो ये चीज लास्ट में बताई जाती है। मैं तुमको बस एक चीज बता रहा हूं, जनरली जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, बट समटाइम कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, बट समटाइम वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर ले, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल बाद में लिख देता हूं, एग्जाम्पल लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। आप तो सब बढ़िया बढ़िया स्कूल से, आपको तो पता ही होगा। एग्जाम्पल लेटर, लेटर मतलब है बाद में, बाद में बढ़ाऊंगा एग्जाम्पल। बस प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन याद रखना, एक जीन कभी कभी एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर लेता है, एक जीन कभी कभी एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर लेता है, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जब आप कल क्लास में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा मेंडल साहब कहां पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, ईयर क्या था, किस प्लांट पे काम किया, कितने साल काम किया, किस ईयर में काम किया, किस सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, मेंडल का काम कहां पब्लिश हुआ, कितने क्रोमो, ये डोमिनेंट ट्रेड रिसेसिव ट्रेड बताऊंगा, मेंडल ने मटर का प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी एनसीईआरटी के दूसरे पेज पे लिखा है, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। मेंडल की टेक्निक कल बताऊंगा, मेंडल का सक्सेस होने का कारण कल बताऊंगा। ये सब चीजें आप कल पढ़ेंगे, ये सब चीजें आप कल पढ़ेंगे। अगर आपको मजा आया, लेक्चर अच्छा लगा, तो भाई के सम्मान में भाई की विदाई करिए, दिल बना के भाई की विदाई करिए, दिल बना के भाई की विदाई करिए, दिल बना के भाई की विदाई करिए। अगर मैं आज की क्लास के साथ जस्टिस कर पाया
तो दिल बनाइए। अगर मैं आज की क्लास के साथ जस्टिस कर पाया, आज मैंने आपको अच्छा पढ़ाया, जिम्मेदारी थी, तो दिल बनाइए। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू, थैंक यू भाई। आपके दिल बता रहे हैं, आपका प्यार बता रहे हैं। देख लो भाई, ये दिल देख लो। जिसको बॉटनी समझ नहीं आती वो ये दिल देख लो। देख लो भाई, देख लो। जो इंस्टा पे मैसेज करके कहता है सर ऐसे पढ़ाया करो, वो भी देख लो भाई। गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहे, तेरा सिलेक्शन निकल जाए। देख ले भाई, देख ले, ये दिल देख ले भाई। ठीक है भाई, ख्याल रखना भाई, ख्याल रखना। कल की क्लास तबाही है, कल की क्लास सुनामी है, कल की क्लास तबाही है। आज का रिकॉर्ड कल तोड़ूंगा, आज जाऊंगा तो कल आऊंगा। थैंक यू।